नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एसएससी जीके में आपका स्वागत है। यह एसएससी जीके जीएस का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, साथ ही उन प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रश्नों को तथ्यात्मक रूप से विवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आपको प्रश्न के उत्तर जानने के अलावा उन तथ्यात्मक प्रश्नों को भी याद करके चलेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो अगर आप लोग इस जो वीडियो है इसकी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर के आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट अपना ज़रूर दिया करें। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दिया गया है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि जो डॉकयार्ड है या बंदरगाह है, ये एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था जहां पर ये मिला है। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि जो लोथल गुजरात में है और एक था सुरकोटदा, ये दो स्थान ऐसे थे जो बंदरगाह थे। लेकिन आपको बताना यह है कि ये ईंटों से कृत्रिम हो, ईंटों से निर्मित हो और कृत्रिम निर्मित हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यानी कि लोथल। जो लोथल था ये ईंटों से निर्मित किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। देखिए, जो लोथल था ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था और ये कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो रंगनाथ राव के द्वारा 1954-55 में की गई थी। यहाँ से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि सभ्यता का ईंटों से निर्मित ये बंदरगाह था। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि यहाँ से चावल के दाने मिले हैं, यानी कि हमें चावल के प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। मनके बनाने का कारखाना चन्नूदड़ो और लोथल दो जगह मिलते हैं, तो जिसमें लोथल शामिल है। अग्निकुंड भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं और युग्म समाधियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलना, आपको पता होगा कि इस सभ्यता के सभी शहरों के दरवाजे जो हैं ये मुख्य सड़क की ओर न खुल करके विपरीत साइड में खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जिसके घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? आप सभी जानते हैं कि भारत के प्राचीन समय में चरक बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वी, यानी कि कनिष्क। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क के दरबार में चरक रहा करते थे। आइए कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। तो देखिए, चरक की बात करें तो ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। ठीक है, इनकी एक रचना है, इनकी प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है चरक संहिता। कनिष्क के दरबार में अन्य प्रमुख विभूतियों की बात करें तो वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, महाचेत थे, पार्श्व थे। ये सभी जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुल्तान स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है बी। आइए देखते हैं। तो बरनी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय की योजना बनाई और सिकंदर ए सानी इसकी उपाधि धारण की, जिसे दूसरा सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, या इसने ऐसी उसकी उपाधि धारण की थी। चौथा प्रश्न है, बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो पहले दिया गया है चंदेरी का युद्ध, दूसरा पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरे नंबर पर है खानवा का युद्ध और चौथा है घाघरा का युद्ध। इन्हें हमें क्रम से निर्धारित करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, यानी कि पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला और फिर चौथा। सबसे पहले जो है ये वाला युद्ध होता है, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर होता है खानवा का युद्ध और तीसरे नंबर पर होता है चंदेरी का युद्ध, चौथे नंबर पर होता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, लेकिन आइए देखते हैं इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। चलिए, आज से आप ये नहीं भूलेंगे। तो हमें याद क्या रखना है? बाबर के द्वारा जो भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध थे, ये 4 प्रमुख युद्ध माने जाते हैं। तो इन्हें आपको सब प्रकार से याद रखना है। इनके कभी डेट पूछ देते हैं, कभी इनके एक दूसरे के खिलाफ पूछ देते हैं, तो ये सब पूछेंगे जिसे आप याद रख सकते हैं।
पानी पीकर खाना खाया, चंदेरी से घाघरा आया। इतनी सी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। पानी पीकर खाना खाया, चंदेरी से घाघरा आया। तो पानी से है पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना से है खानवा का युद्ध, चंदेरी से है चंदेरी का युद्ध और घाघरा से है घाघरा का युद्ध। आप सभी जानते हैं कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और यहीं से जो है बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। माफ़ कीजिए, मैंने दिल्ली बोल दिया शायद। तो आगरा पर कब्जा कर लिया था, यानी कि भारत में मुगल वंश की स्थापना इसने कर दी। तो ये तो आपको याद रहा होगा कि 1526 की बात है और अगर डेट पूछें तो 21 अप्रैल की बात है। फिर ये क्रम से प्रत्येक साल इसने युद्ध किए। 1526 में पानीपत का है, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। हालांकि बाबर के द्वारा भारत पर 5 बार आक्रमण किया गया था, जिसमें प्रथम जो आक्रमण था ये 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था, जिसके आधार पर बाजौर और भेरा था, जिसे बाबर ने अपने अधिकार में कर लिया था। तो आपको अभी इतना याद रखना है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जिसमें बाबर विजयी होता है। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों और बाबर के मध्य होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। इन चारों युद्धों को बाबर के द्वारा विजय किया गया था और इनका क्रम पानी पीकर खाना खाया, चंदेरी से घाघरा आया, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये किसने लागू किया था? तो अगर हम बात करें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जिसको लागू करने वाला कर्जन था, आइए यहाँ से कुछ फैक्ट जो याद हम रख सकते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी बात करें नील दर्पण की, तो नील दर्पण के जो रचनाकार थे ये दीनबंधु मित्र थे। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो देखिए जो नील दर्पण था ये बांग्ला भाषा में लिखा हुआ एक प्रसिद्ध नाटक था। आपको याद रखना ये क्या है, ये नाटक है और किस भाषा में है, तो बांग्ला में है, क्योंकि दीनबंधु मित्र जो हैं ये बंगाल के रहने वाले थे, इसलिए ये आप याद रख सकते हैं। इसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। इसकी रचना कब हुई थी? तो 1859 और 1858 और 59 में इसकी जो है रचना होती है। इसकी विशेषता क्या है? ये 1859 के नील या इंडिगो विद्रोह जिसे कह सकते हैं, इसका कारण बना, जिसके तहत किसानों ने नील का एक भी बीज बोने से मना कर दिया, किसको? अंग्रेजों को, और उन्हीं के खिलाफ ये जो है विद्रोह हुआ। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो अंग्रेजी के अनुवादक हैं माइकल मधुसूदन दत्त हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय। यहाँ एक तरफ आपको विश्वविद्यालय दिए गए हैं और एक तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो इन्होंने विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये सही है। सैयद मुर्तजा खान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, नहीं, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी, ये भी सही है। मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, यानी कि सैयद मुर्तजा खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, देखिए इसकी स्थापना कब होती है? 1921 में होती है। इसके जो संस्थापक हैं ये इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, और स्थापना कहाँ पर होती है? तो ये स्थापना होती है कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में होती है। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे और स्थान था अलीगढ़, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें फर्ग्यूसन कॉलेज की, तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1885 में, और कहाँ पर की गई थी? तो पुणे में। ये प्रश्न आपसे बन सकते हैं।
इन सबसे इम्पोर्टेंट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, विशेष करके इसके संस्थापक, तो आपको ये याद रखना है। इसकी स्थापना 1916 में होती है। इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे और स्थान था बनारस, तो ये आपको याद रखना है। ये वर्तमान में संचालित यूनिवर्सिटी है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत वैसे अधिकार जो नैसर्गिक अधिकार जो है वैसे अधिकार होते हैं जो जन्मजात हमें प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि हम जन्म ले लें, जन्म लेने के बाद ही ये अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। और इनके जो समर्थक की बात करी जाए तो हॉब्स, वोल्टेयर, रूसो और जॉन लॉक सभी थे, लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन लॉक को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी है। आइए देखते हैं आगे। तो नैसर्गिक अधिकार का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा अपनी पुस्तक ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में दिया गया था। लॉक जो है ये 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक था। इसे उदारवाद का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये याद रखेंगे कि उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। इसे ही प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, यामिनी राय का संबंध कला के किस रूप से है? तो यामिनी राय प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर चित्रकला से होगा, यानी कि ए है। देखिए एसएससी जो है आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी प्रश्नों को पूछती है। इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर और करेंट, साथ ही परंपरागत जो जीके होता है उन सभी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उसी में से ये आर्ट एंड कल्चर के कुछ प्रश्न हैं। निम्न कलाकारों और उनके कला रूपों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए जो अंजलि ईला मेनन हैं, ये चित्रकार हैं और ये चित्रकला से जुड़ी हुई हैं, तो ये सही है। पन्नालाल घोष की बात करें तो ये बांसुरी वादन करते हैं, यानी कि ये बांसुरी वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये प्रश्न भी ये भी सही है फैक्ट। और अगर हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, तो ये वायलिन जो है बजाते हैं, यानी कि वायलिन वादक हैं, ऐसा नहीं है, ये शहनाई वादक हैं। तो ये जो है शहनाई का वादन करते हैं, शहनाई वादक हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? एसएससी का काफ़ी पूछा हुआ प्रश्न है ये। सालार जंग संग्रहालय की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। आगे देखते हैं, यह हैदराबाद में स्थित है, इसे कला संग्रहालय का भंडार कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे चंडीगढ़। रॉक गार्डन जो है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, यानी कि नेकचंद के द्वारा। आगे देखते हैं, आगे जो है स्थापत्य कला में बना इस गार्डन का निर्माण नेकचंद के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए भारत में अगर हम बात करें दल रहित लोकतंत्र की, तो इसके समर्थन में BN राव, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी आदि थे, लेकिन इसका प्रस्ताव रखने वाले जयप्रकाश नारायण थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है, आप सभी को पता होगा, ए है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान है वहाँ से हमारे इसमें ये लिया गया है। आइए हम और देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। पिछली वीडियो में हमने ब्रिटेन से जो लिया गया था उन सबको कवर किया था, इसमें ये संयुक्त राज्य अमेरिका से पूछा गया है, तो यहाँ से कवर करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। देखिए मौलिक अधिकार USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि न्यायालय से संबंधित दोनों ही चीज़ें जो है कहाँ से ली गई हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। साथ में आपको संविधान की सर्वोच्चता ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इन्हें हटाने की प्रक्रिया, यानी कि देखिए आप अगर इसे ग्रुप में याद रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। एक तो न्याय से संबंधित दो फैक्ट,
ठीक है। और एक हटाने से संबंधित की प्रक्रियाएं, जो हमारे विशेष पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, इन सबको CGI वगैरह वगैरह, तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह 3 प्रकार के आपात की घोषणा कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं, तो पहले जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, यानी कि आर्टिकल 352 में। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई आर्टिकल जरूर पूछा जाता है, तो आप इन्हें सही से याद करके चलेंगे। अनुच्छेद 352 कहता है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात लगाया जा सकता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 356 कहता है कि राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल होता है तो राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करते हैं और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, जब अर्थ से संबंधित कोई विशेष प्रॉब्लम होती है तब ये आर्टिकल लगा सकते हैं। अनुच्छेद 368 जो है ये संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए, राज्यसभा का जो सदस्य होता है इसके लिए न्यूनतम आयु रखी गई है भारतीय संविधान में 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। आइए देखते हैं आगे कुछ और प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रश्न। जैसे राज्यसभा की अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि ये 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होगी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष है और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष है। देखिए, मैंने अभी फिर से बताया था कि आपको ये ग्रुप में याद करके चलना है। लोकसभा का सदस्य यानी कि सांसद, विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक, दोनों ही 25 वर्ष न्यूनतम आयु है दोनों के लिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों ही ऐसे शासक जिनके पास संवैधानिक प्रमुखता होती है। तो राष्ट्रपति 35, उपराष्ट्रपति 35 और राज्यपाल भी 35 है। और राज्यसभा की बात करें तो ये 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारत में किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आइए जानते हैं इससे संबंधित और प्रश्न, लेकिन उससे पहले ये प्रश्न का उत्तर। तो ये इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन। तो देखिए, ये काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके तहत क्या किया गया था? मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। साथ में ही आपको याद रखना है 69वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1991 में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। आपसे पूछा जा सकता है 71वां संविधान संशोधन 1992, या फिर आपको उल्टा पूछ देगा कि इनमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में आप सभी जानते हैं कि भाषा के बारे में कहा गया है। तो ये इसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़कर ये संशोधन किया गया था। तो आप इसे KMN के नाम से याद रख सकते हैं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1993 में 92-93 में ये हुआ था। पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते होंगे कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम जानते हैं। तो देखिए, कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पश्चिम से अगर हम पूरब का क्रम देखें तो सबसे पहले ये गुजरात में प्रवेश करती है, फिर राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा क्रॉस करती है, मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है, छत्तीसगढ़ को पार करके झारखंड के भी मध्य से गुजरती है, पश्चिम बंगाल को क्रॉस करती है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम को पार कर जाती है। तो आप याद रखेंगे कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी कि ये पश्चिम और मध्य के 3 राज्य, फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 ये राज्य, और लास्ट के बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा और मिजोरम में ये प्रवेश करके इन्हें क्रॉस करती है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर की एक अक्षांशीय रेखा है
और याद रखना है ये पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भी रेखाएं नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो वास्तव में ग्लोब पर खींची गई है। ये अक्षांशीय रेखा है, ना कि देशांतरीय। अक्षांशीय रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पूरब से पश्चिम में विषुवत जो रेखा है यानी कि विषुवत रेखा उसके समानांतर खींची गई होती हैं। माही नदी की अगर हम बात करें तो ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है और ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अगला प्रश्न है, झूम खेती को उड़ीसा में क्या कहा जाता है। देखिए झूम खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। झूम खेती होती क्या है? बेसिकली झूम खेती जो है विशेष करके कुछ जनजातियां जो है इस खेती को करती हैं और जनजातियां क्या करती हैं कि वो जंगलों में निवास करती हैं और जंगलों को साफ करके वहाँ पर कृषि करती हैं। लेकिन जब वहाँ पर मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तो उस जगह पर आग लगा करके और वो आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि दूसरी जगह फिर से आग लगाकर जमीन को साफ करते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। फिर इसी क्रम में वो आगे खेती करते चले जाते हैं, तो इस कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। लेकिन विशेष बात यह है कि यह अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा में जो है झूम खेती को पोंडू या पोडू के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। आइए देखते हैं अन्य राज्यों में किस नाम से इसे जाना जाता है। झूम खेती की अगर हम बात करें तो ये तो बता चुके हैं कि क्या होती है। उत्तरी पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि के या झूम खेती के नाम से जाना जाता है। विशेष करके ये उत्तरी पूर्वी भारत जो है हमारा, ये इस खेती से ग्रसित है। पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो बात्रा या बाल्तरे के नाम से झूम कृषि को जाना जाता है। साथ में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पेंडा, बेवार और डाहिया ये अलग अलग जनजातियों के द्वारा की जाने वाली खेती है, इसलिए इसे कई नामों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पेंडा, बेवार और डाहिया के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा की बात करें तो पोंडू या पोडू या डाबी के नाम से जाना जाता है। केरल की बात करें तो ये पूनम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो अगर हम बात करें, एक तरफ दिया गया है प्रसिद्ध शहर और दूसरी तरफ नदी दी गई है, यानी कि ऐसा शहर जो किस नदी के किनारे है। अगर हम बात करें लंदन की तो ये टेम्स नदी के किनारे है, ये बिल्कुल सही है। बर्लिन की बात करें तो ये राइन नदी के किनारे है, ये बिल्कुल गलत है। ये राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। वॉशिंगटन की बात करें, ये पोटोमैक नदी के किनारे है, तो ये सही है। वॉशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पेरिस की बात करें तो ये सीन नदी के किनारे है, ये भी सही है। आइए देखते हैं इसका सही मिलन क्या है, सही जोड़ा क्या है। लंदन की बात करें तो ये टेम्स नदी के किनारे है। बर्लिन की बात करें तो ये स्प्री नदी के किनारे है। वॉशिंगटन की बात करें तो पोटोमैक नदी के किनारे है और पेरिस सीन नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेकिन ये अपने आप में 4 प्रश्न हैं क्योंकि इन्हें फैक्ट के रूप में पूछा गया है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। माजुली की बात करें तो माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी सही है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी सही है, ये भी विश्व का सबसे बड़ा है। मेडागास्कर की बात करें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये सही नहीं है, ये गलत है। इंडोनेशिया की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये भी सही है। तो अब आप समझ गए होंगे, ग्रीनलैंड की बात कर रहे हों तो आपको याद रखना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि नदी पर बना हुआ द्वीप है। मेडागास्कर ये जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, इसका राइट आंसर होगा न्यू गिनी, ठीक है। न्यू गिनी जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये जो है न्यू गिनी याद रखना है। और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, डी यानी कि उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इसके प्रतीक चिन्ह जो है ये है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ की आकृति, ठीक है। तो ताड़ वृक्ष जो है इसके सामने एक बाघ की आकृति जो है बनी हुई है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी।
तो देखिए विजय केलकर समिति किससे संबंधित रही है, ये भारत में कर सुधारों से संबंधित रही है, तो राइट आंसर ए है। आइए जानते हैं हमारे देश की प्रमुख जो समितियां हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको कुछ समितियां दी गई हैं जिन्हें आप याद करके रखेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट समितियों को ही लिखा गया है। विजय केलकर समिति का संबंध कर सुधारों से है। सरकारी या समिति केंद्र और राज्य के संबंधों से है। चेलैया समिति का संबंध कर सुधारों से है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित थी। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधारों से संबंधित थी। बात करें सुरेश तेंदुलकर समिति की, तो ये गरीबी रेखा से जो लोग थे उनसे संबंधित रही है, तो ये गरीबी से संबंधित थी। स्वामीनाथन समिति ये जनसंख्या की नीति से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए अगर हम भारत की बात करें तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, यानी कि 1969। भारत में पहली बार बड़े स्तर पर 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि भारत में पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेट, और ये बैंक भी याद करके रखेंगे कितनी बैंकों का किया गया था, तो 14 का। 15 अप्रैल 1980 दूसरी डेट याद रखनी है जब दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था, तो राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह कथन किसका है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह कथन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि जेबी से का है। जेबी से के अनुसार जितना उत्पादन होता है वह स्वतः ही बिक जाता है, अर्थात पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। अगला प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, यानी कि अधिकतम होगी। आइए जानते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से संबंधित जो संबंध है। यहाँ से 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं जिनको मैंने यहाँ पर कवर किया है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच क्या संबंध रहता है, ये आपसे पूछा जाता है हमेशा। तो देखिए आप याद रख के चलेंगे कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता घटती है, ठीक है। और अगर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी कब, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। तो यही प्रश्न पूछा गया है। कुल उपयोगिता घटने लगती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए थे, और ये 3 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये भी याद करके चलेंगे। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन ये किससे प्राप्त होती है। अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये कवक से प्राप्त होती है, लेकिन ऑप्शन में कवक नहीं है। तो कवक जो है ये फफूंदी का एक नाम है, तो इसका राइट आंसर सी है। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होंगे। तो पेनिसिलिन यह एक एंटीबायोटिक दवा है। इसकी खोज की बात करें तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। यह जो है पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिन नामक कवक से प्राप्त की जाती है। 30वां प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। तो अंगोरा ऊन की बात करें, ये काफ़ी प्रसिद्ध ऊन होती है और ये जो है खरगोश से प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर सी है। तो देखिए जो अंगोरा ऊन है ये हमें खरगोश से प्राप्त होती है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये एक बकरी भी होती है जिससे अंगोरा ऊन हमें प्राप्त होती है। तो अंगोरा ऊन बकरी से भी प्राप्त होती है, और बकरी से प्राप्त होने वाली ऊन को मोहेर या अंगोरा ऊन के नाम से जाना जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से भी प्राप्त होती है, अंगोरा ऊन एक प्रकार की बकरी से भी प्राप्त होती है, लेकिन बकरी से प्राप्त होने वाली ऊन को मोहेर के नाम से भी जाना जाता है। पश्मीना ऊन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये बकरी से प्राप्त होने वाली ऊन है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए की बात करें तो आपको याद रखना है रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। मेरी एक विटामिन की वीडियो है जिसमें आपको शॉर्ट में इनके नाम और इनसे संबंधित बीमारियां सभी को बताया गया है, और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है कि हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और अन्य फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जिसमें विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इसका नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से जो है आँखों में रतौंधी हो जाती है, यानी कि जैसे ही रात होती है तो दिखना कम हो जाता है। गाजर जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है।
थायमिन की बात करें तो ये विटामिन B1 का नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें ये विटामिन C का नाम है और रेटिनॉल विटामिन A का नाम है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय खाने में प्रयोग होने वाला मसाला लौंग ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो लौंग होती है ये फूल की कली से प्राप्त होती है, तो राइट आंसर इसका डी है। आइए देखते हैं अन्य कुछ फैक्ट आपसे, ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और पूछे जा सकते हैं। जैसे लौंग ये फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर की अगर हम बात करें तो ये वर्तिकाग्र से प्राप्त होती है। हेरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होने वाली ड्रग्स है जो कई दवाइयों में काम आती है। अगला प्रश्न है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर सी है, यानी कि ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। आइए अन्य को भी जानते हैं। एंटोमोलॉजी जो है इसमें कीटों का अध्ययन होता है, तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? तो सोडियम पंप का कार्य तंत्रिका के आवेग में होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। 35वां प्रश्न है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर जानने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हों तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक लगे तो लाइक कर लें, कमेंट भी करें या फिर कमेंट में अपना कोई सजेशन जरूर छोड़ के जाएं। साथ में अगर आप चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है धूप के चश्मे जो है ये क्रुक्स कांच के बने होते हैं, तो राइट आंसर डी है। आइए देखते हैं। देखिए आपको यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि धूप के चश्मे ये क्रुक्स कांच के बने होते हैं। कैमरा और दूरबीन के लेंस ये फ्लिंट कांच के बने होते हैं। अगला प्रश्न है फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्यूज तार जो है ये उच्च प्रतिरोध रखता है और निम्न द्रवणांक रखता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। इसकी डिटेल्स हम अगली वीडियो में करेंगे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है खिलाड़ी निम्न में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ लगाते हैं? तो जो खिलाड़ी रहते हैं ये लंबी कूद से पहले गति का जो जड़त्व होता है उसका लाभ उठाने के लिए दौड़ लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है खाने का सोडा इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर डी है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा का रासायनिक नाम है। देखिए यहाँ से आपको कुछ और फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं। जैसे खाने के सोडा का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है तो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो सोडियम से बनता है यहाँ Na और बाइकार्बोनेट से HCO3, तो ये आपको याद रखना है। उपयोग जो है पेट की अम्लता को दूर करने में होता है और अग्निशामक यंत्रों में भी होता है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल का एनोड जो है किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड आप सभी जानते हैं कि जिंक यानी कि जस्ता का बना होता है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है ब्राउन एयर शब्द ये किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ब्राउन एयर क्या होता है, इससे पहले इसका प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि प्रकाश रासायनिक धुआं जो है ब्राउन एयर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो प्रकाश रासायनिक धुआं है ये मुख्य रूप से ओजोन यानी कि O3, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पेन, जिसे ये इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं तो आप इसे भी याद रखेंगे कि पेन का फुल फॉर्म क्या है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पेन, ओजोन और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पेन और एल्डिहाइड का मिश्रण जो है प्रकाश रासायनिक धुआं के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ क्या होता है, जहां पर किसी स्थान पर तीव्र सौर विकिरण पड़ती हैं तो वहां इसे ब्राउन एयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जहां पर कम सौर विकिरण होती हैं वहां पर इसे ग्रे एयर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे प्रथम KR गौरीअम्मा नेशनल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा मतलब 2022 में इसकी घोषणा की थी और 23 में ये पहली बार दिया गया है। तो ये प्रथम है, यानी कि जिसका नाम है KR गौरीअम्मा नेशनल अवार्ड 2022। ये दिया गया है क्यूबा की सोशलिस्ट, ठीक है, डॉक्टर एलिडा गुएरा को। तो इसका राइट आंसर सी है। 42वां प्रश्न है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, यानी कि नागपुर में। तो आगे देखते हैं, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है भारतीय विज्ञान कांग्रेस से संबंधित इसका संस्करण कौन सा था, यानी कि क्रम कौन सा था? तो ये 108वीं थी। स्थान था नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र में। इसकी थीम रखी गई है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में संभावना है कि ये पक्का आएगा। ठीक है, तो इनका नाम था कैप्टन शिवा चौहान। ये राजस्थान की रहने वाली हैं और ये जो है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो देखिए, एशिया में अगर बात की जाए तो पहला देश है चीन, जिसने हाइड्रोजन से ट्रेनों को संचालित करके पहला देश बना है। ठीक है, अगर विश्व में पूछा जाए तो उसका नाम है जर्मनी। हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन है। हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला अगर विश्व का पहला देश पूछा जाए तो जर्मनी है। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर पहले जान लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, यानी कि इंदौर में। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, इसका संस्करण था 17वां, आयोजन हुआ था इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इसके चीफ गेस्ट आपसे कई बार मतलब पूछे गए हैं, क्योंकि अभी पीएससी की परीक्षा हाल ही में हुई थी, मध्य प्रदेश पीएससी, तो उसमें पूछा गया था। और इसका नाम है मोहम्मद इरफान, जो गयाना के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ आपको पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। तो अगर पहले पूछा जाए द इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी पुस्तक है? ये सुभाष चंद्र बोस की है, ये बिल्कुल सही है। मालगुडी डेज आर के नारायण की है, ये भी सही है। माई लाइफ बिल क्लिंटन की है, ये भी सही है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये चेतन भगत की है, ये सही नहीं है, ये अरुंधति राय की है। तो यहाँ इसका सही क्रम दिया गया है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की है, माई लाइफ बिल क्लिंटन की है, मालगुडी डेज ये आर के नारायण की है, द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, जिसका राइट आंसर भी है। आइए देखते हैं अन्य को भी। तो देखिए, 5 जून जो है इसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। तो राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप जो है गोल्फ का कप होता है, तो इसका राइट आंसर डी है, यानी कि ये गोल्फ से संबंधित है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अन्य खेलों की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बनते हैं और इनको मैंने एक वीडियो में, जो छोटी सी वीडियो है, काफ़ी पुरानी वीडियो है, उसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 7। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक शब्द याद रखना होगा जो खोजिक के नाम से जाना, ठीक है, खोजिक, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। कैसे? तो आइए देखते हैं। खो से है खो खो, जिसमें होते हैं 9 प्लेयर। जिसे है जिम्नास्टिक, जिसमें होते हैं 8 प्लेयर। का से है कबड्डी, जिसमें होते हैं 7 प्लेयर। अब आप याद रखेंगे खोजिक 9 8 7। कैसे? खोजिक 9 8 7। तो खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8, कबड्डी में 7। यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।